यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। अभय, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, मिहिका सीरियस होकर बोली। अभय धीमी आवाज में बोला, मिहिका, मुझे अकेले जाना होगा, मैं सागर की जान खतरे में नहीं डाल सकता। ये सुनकर मिहिका की आवाज तेज हो गई और वो गुस्से में बोली, अभय, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती, अपनी हालत देखो अभी। अगर तुम ठीक होते तो मैं तुमसे कोई सवाल भी नहीं करती, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली। अभय को मिहिका का उसके लिए फिक्र दिख रहा था। अभय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अभय को मुस्कुराता हुआ देखकर मिहिका गुस्से में बोली, अभय मेरे ऊपर हंसो मत, ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ नाइट फाइटर एजेंसी के लिए कर रही हूँ। तुम अकेले नहीं जाओगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनो मिहिका, आज बात नाइट फाइटर एजेंसी की नहीं, मेरे भाई सागर की हो रही है। ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें काम को इन्वॉल्व मत करो। मैं अकेले जाऊंगा और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अभय सीरियस होकर बोला। अभय की बात सुनकर मिहिका को समझ में आ गया था कि उस वक्त अभय से आगे कुछ बोलना अपने सिर को पत्थर पर मारने जैसा होगा, इसलिए उसने कुछ भी न बोलना ज्यादा बेहतर समझा। ठीक उसी वक्त जगदीश कपूर घबराते हुए बोले, बेटे तुम अकेले सब कुछ कैसे संभालोगे? आपका हाथ है ना पापा मेरे सर पर, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। अभय हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। ये सुनकर जगदीश कपूर की आंखें दोबारा नम हो गई। उन्होंने अपने बेटे के माथे को चूमते हुए कहा, मुझे गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो अभय, हर माँ बाप को तुम्हारे जैसा बेटा मिले। अभय ने पहली बार अपने पापा के मुंह से ये बात सुनी थी। ना चाहते हुए भी उस वक्त उसके आंसू रुक नहीं पाए। उसने खुद को संभाला और फिर घर से बाहर चला गया। उसके जाते ही मिहिका ने कॉल करके गिरीश और शुभम को अभय की इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। अभय भी टैक्सी लेकर ग्रांट रोड की बंद फैक्ट्री की तरफ निकल गया। पूरे रास्ते अभय का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ सागर घूम रहा था। वो कभी नहीं चाहता था कि उसके दुश्मन उसके परिवार को टारगेट करे, लेकिन आज वही हुआ। अभय खुद से दुखी मन के साथ बोला, अपने दुश्मन से कौन कहे कि फैमिली के आगे अभय भी कुछ नहीं। उसके बाद अभय सड़क के रास्ते को देखने लगा। वो जल्दी से जल्दी फैक्ट्री पहुंचना चाहता था, लेकिन मुंबई के ट्रैफिक में वो फंस चुका था। उसकी हालत ऐसी थी कि वो चाहकर भी टैक्सी से उतर नहीं सकता था। अभय गुस्से में बोला, एक तो मेरी मुसीबतें और मुंबई का ट्रैफिक ना चाहते हुए भी बढ़ता रहता है। अभय ना चाहते हुए भी एक जगह कुछ वक्त के लिए फंसा रहा। बढ़ता हर मिनट उसके दिमाग में हजारों सवाल पैदा कर रहा था। तकरीबन 10 मिनट के बाद जब रोड खाली हुई तो अभय टैक्सी ड्राइवर को बोला, जल्दी भगाओ भैया, इधर सवाल जिंदगी का है। टैक्सी वाले ने भी अभय की बात मानी और तेज रफ्तार में गाड़ी को ग्रांट रोड की बंद फैक्ट्री ले गया। अभय जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उधर 10 से ज्यादा लग्जरी कार्स खड़ी थी। उसी समय दो काले रंग का कोट पैंट पहने आदमी अभय की तरफ आने लगे। उनको देखकर अभय धीमी आवाज में बोला, आओ कलयुग के यमराज, पूछो मेरा नाम। दोनों आदमी जैसे ही अभय के करीब पहुंचे, एक आदमी बोला, क्या आप ही अभय है? हाँ, मैं ही अभय हूँ। दिस वे प्लीज। एक आदमी ने अभय को फैक्ट्री की तरफ इशारा करते हुए कहा। अभय उनके साथ फैक्ट्री के अंदर जाने लगा। चलते चलते वो अपनी नज़र चारों तरफ घुमा रहा था। उसके आसपास कोट पैंट पहने 20 से ज्यादा आदमी थे। अभय अपनी जिंदगी में ऐसे नज़ारे पहले देख चुका था, लेकिन आज फर्क सिर्फ ये था कि उसकी हालत सही नहीं थी। वो उस तरीके से सबसे लड़ाई नहीं कर सकता था जैसे वो किया करता था। अभय के साथ चल रहे दोनों आदमी उसे एक दरवाजे के पास लेकर गए और फिर उनमें से एक बोला, आपका अंदर कोई इंतजार कर रहा है।
ये बोलकर दोनों वहां से चले गए। अभय ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसे चारों तरफ अंधेरा नजर आया। ठीक उसी वक्त अभय को एक आवाज सुनाई दी, आगे आ जाओ अभय। ये सुनकर अभय बिना कुछ बोले कमरे के अंदर बढ़ने लगा। अचानक से कमरे की लाइट जल गई। जैसे ही लाइट जली, अभय ने देखा कि उसके सामने दानिश मित्तल बैठा हुआ था और उस कमरे के अंदर दानिश मित्तल के बहुत सारे आदमी भी खड़े थे। दानिश मित्तल जल्दी से अपनी कुर्सी से उठा और जहरीली मुस्कान के साथ जोर जोर से तालियां बजाने लगा और चिल्लाते हुए बोला, देखो भाइयों, नाइट फाइटर अभय आया है, जिसका नाम सुनकर अंडरवर्ल्ड के आधे से ज्यादा आदमियों की पतलून ढीली हो जाती है, पर अब देखो इसे, बेचारा एक चाकू भी नहीं उठा सकता। बेचारे के साथ क्या से क्या हो गया। दानिश मित्तल की बात सुनकर उधर मौजूद लोग भी हंसने लगे थे। सबको हंसता हुआ देखकर अभय का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो उस वक्त कमजोर जरूर था, लेकिन वो दानिश मित्तल की बकवास सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अभय ने तेज आवाज में कहा, दानिश, तुम हंसकर अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हो। बिना टाइम वेस्ट किए मुद्दे पर आओ, क्या चाहिए तुम्हें और तुम मुझसे क्या चाहते हो। ये सुनकर दानिश मित्तल ने अपना हाथ ऊपर किया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे सब शांत हो जाओ भाई, नहीं तो अभय गुस्सा हो जाएगा। दानिश की बात सुनकर सब शांत हो गए। फिर दानिश सोचते हुए बोला, क्या चाहिए मुझे, क्या कर सकते हो तुम अभय। अचानक से दानिश रुक गया और उसने थूकते हुए कहा, अभय एक काम करो, मेरी थूक को चाट लो, मुझे तुमसे सिर्फ यही चाहिए। अगर तुमने ये कर दिया, मैं तुम्हारे भाई सागर को छोड़ दूंगा। अभय की आंखें गुस्से से भर आई। वो दानिश को देखते हुए बोला, तूने सोचा कि मैं कोई पत्ता हूं जो तेरी हवा को देखकर डर जाऊंगा। अभय नाम है मेरा, तूफान हूं मैं। अभय की इस बात ने उधर मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। दानिश के साथ साथ उधर किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि अभय ऐसा जवाब देगा। दानिश गुस्से में बोला, अभय लगता है कि तुम ये भूल गए हो कि तुम्हारा भाई अभी भी मेरे कब्जे में है। तुम्हें अच्छे से मालूम है दानिश, तुम मुझसे वो काम नहीं करवा सकते जो मैं नहीं करना चाहता। तुम्हारे और मेरे लिए सबसे बढ़िया यही रहेगा कि तुम मुझे बता दो कि सागर कहाँ है। अभय गुस्से में बोला। दानिश मित्तल को अभय की टोन से मालूम पड़ गया था कि उस वक्त अभय के साथ जबरदस्ती करने से आगे चलकर उसके प्लान में ही प्रॉब्लम्स आएंगी। उसने खुद को शांत किया और मुस्कुराते हुए बोला, अभय, तुम एक नाइट फाइटर हो। अगर मैंने तुम्हें खत्म किया तो तुम्हारे एजेंसी के लोग मेरा जीना हराम कर देंगे और मेरे बिजनेस को भी नुकसान पहुंचाएंगे। मैं अपने हाथों से तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं तो मिडिल मैन हूं यहाँ पर। मेरा काम था तुम्हें यहाँ पर बुलाकर सागर के बारे में बताने का। ये सुनकर अभय गुस्से में बोला, अगर सागर को किडनैप करने के प्लान तुम्हारा नहीं है तो किसका है। तुम जब सिन सिटी जाओगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि किसने सागर को किडनैप किया है। और हाँ, इस वक्त सागर सिन सिटी में है। सागर के साथ साथ तुम्हारा उधर कोई इंतजार करेगा जो तुम्हारे खून का प्यास है। ये बोलकर दानिश पागलों की तरह हंसने लगा। इससे पहले अभय कुछ भी बोलता, दानिश ने हंसना बंद कर दिया और अभय के नजदीक खड़े होकर बोला, अभय तुम्हें 3 दिनों के अंदर सिन सिटी जाना होगा। उधर एक होटल है जिसका नाम फ्लोरा ग्रैंड है, उधर तुम्हें सागर मिलेगा। ये सुनकर अभय को रियलाइज हो गया था कि दानिश बिना अपने हाथ गंदे किए उसको मरवाना चाहता था। दानिश को अच्छे से मालूम था कि सिन सिटी एक ऐसी जगह थी जहां पर नाइट फाइटर्स भी जाने से कतराते थे। क्या बात है दानिश मित्तल, दूसरों के कंधे से गोली चलाना कोई तुमसे सीखे। अभय ने मुस्कराते हुए कहा, जिसके जवाब में दानिश हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, वी आर बिजनेसमैन, हमें बिना हाथ गंदे किए पैसा छीनने और कमाने की आदत है। ठीक उसी वक्त कमरे के बाहर से अभय और दानिश मित्तल के आदमियों को जोर जोर से आवाजें आनी शुरू हो गई। अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और गिरीश अपने साथ बहुत सारे नाइट फाइटर्स के साथ कमरे के अंदर आ गया। नाइट फाइटर्स को देखकर दानिश चौंकते हुए बोला, तुम अकेले नहीं आए थे। मैं अकेले क्यों आऊंगा, शादी में तुमने बुलाया था।
अकेला बाराती अच्छा नहीं लगता है, अभय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके तुरंत बाद अभय ने दानिश मित्तल के सारे आदमियों की तरफ देखा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, इस कमरे से बाहर निकलने के लिए मेरी परमिशन लगेगी। अगर किसी ने भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो रेस्ट इन पीस हो जाओगे। दानिश मित्तल के साथ साथ उसके आदमी डर चुके थे। उन्हें अच्छे से मालूम था कि नाइट फाइटर्स से लड़ना मौत बुलाने जैसा ही था। वो सब अपनी जगह पर खड़े रहे। उसी वक्त अचानक से एक गोली की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। दानिश ने जब अपने बगल में देखा तो उसके आदमी को किसी ने सिर पर गोली मार दी। खून के धब्बे दानिश मित्तल के मुंह पर लग चुके थे। ये रहा मेरा हेडशॉट। ये आवाज सुनकर दानिश जब मुड़ा तो उसने देखा कि उसके सामने पिस्टल लिए शुभम खड़ा था। उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। उसके बाद बख्तवार धीरे धीरे दानिश की तरफ बढ़ने लगे। दानिश के आदमियों ने जब अपने साथी को अचानक से मरते हुए देखा तो उनकी रूह कांप गई थी। उन्हें उस वक्त अभय से ज्यादा शुभम से डर लग रहा था। अपने आप को चारों तरफ से फंसा हुआ देखकर दानिश अटकते अटकते बोला, तुम लोग मुझे मार नहीं सकते। तुम्हें मेरे परिवार के बारे में पता है ना? दानिश के हाथ और पैर कांप रहे थे और उसके माथे से पसीना निकल रहा था। अभय गुस्से में दानिश को बोला, तुम्हारे परिवार ने वरुण को खत्म किया था न? हमारी नाइट फाइटर एजेंसी को इसके बारे में पता था, लेकिन सबूत न होने के कारण हम कुछ कर नहीं पाए। लेकिन आज तुम्हारी सारी बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली है। अब न मुझे सबूत की जरूरत है और न दुनिया को तुम्हारी। ये सुनकर दानिश को पता चल गया था कि आज उसका मारना तय है। वो डरते हुए अभय के पैर जैसे ही पकड़ने जा रहा था, कमरे के अंदर मिहिका, विनी और अंकित आ गए और तीनों एक साथ जोर से चिल्लाते हुए बोले, ये हमारे वरुण के लिए। ये कहते ही तीनों ने अपनी बंदूक निकाली और दानिश मित्तल को मार दिया। पलक झपकते ही दानिश मित्तल का वजूद दुनिया से खत्म हो गया। दानिश मित्तल के आदमियों ने जो देखा था वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। वो सब डर चुके थे। उनका गला सूख चुका था। मिहिका जहां पर खड़ी थी वो वहीं से अभय और शुभम को चिल्लाते हुए बोली, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारा काम हो गया है, हम चलते हैं इस अंधेरे से दूर। शुभम धीमी आवाज में बोला। उसके तुरंत बाद सभी लोग गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकल गए। गाड़ी में बैठते ही अभय ने सबको बता दिया था कि उसे सागर को बचाने के लिए सिन सिटी जाना पड़ेगा। ये बात जानने के बाद गाड़ी के अंदर सभी लोग अभय के लिए घबरा रहे थे। कुछ देर शांत रहने के बाद मिहिका धीमी आवाज में बोली, अभय, 3 दिन में तुम बिल्कुल सही नहीं हो पाओगे और ऐसी हालत में जाना खुद को खाई में कूदाने जैसा है। मैं कुछ नहीं कर सकता अब। वैसे मुझे दानिश ने ये भी बताया है कि उधर कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा है। अभय सबकी तरफ देखते हुए बोला। ये सुनकर सब हैरानी भरी नजरों से सिर्फ अभय को देख रहे थे। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो जवाब क्या दे। अचानक से मिहिका बोली, अभय, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ और तुम मुझे मना भी नहीं करोगे। मिहिका की बात सुनकर अभय शांत था। उसे पता था कि मिहिका को इनकार करना उसके खिलाफ जाने जैसा था। शुभम दोनों को देखते हुए बोला, तो अभय, तुमने कब सोचा है उधर जाने का? अभय ने सोचते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि अपने मम्मी पापा से मिलने के बाद मैं आज रात को ही सिन सिटी के लिए निकल जाऊं। मिहिका ने अभय की तरफ देखा लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद पूरे रास्ते किसी ने भी बात नहीं की। तकरीबन आधे घंटे बाद मिहिका ने गाड़ी अभय के घर के बाहर खड़ी कर दी। अभय गाड़ी से उतरा और फिर सबकी तरफ देखते हुए बोला, तुम सब अभी जाओ, घर पर मैं सब कुछ बताकर जल्दी मिलता हूँ। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे अभय, अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद मिहिका ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चली गई। अभय धीरे धीरे घर के अंदर जाने लगा। कुछ देर आगे जाने के बाद उसे ड्राइंग रूम से वैशाली आंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो रो रही हो। अभय जैसे ही अंदर गया सबकी नज़र अभय पर टिक गई।
वैशाली भागते हुए अभय के पास गई और उसे गले लगाकर रोते हुए बोली, अभय, मेरा बेटा सागर कहाँ है? कुछ पता चला तुम्हें? कहाँ है मेरा बेटा? वैशाली ने कभी जिंदगी में अभय से ऐसे बात नहीं की थी। अभय को उस वक्त थोड़ा सा वियर्ड महसूस हो रहा था। कुछ देर शांत खड़े रहने के बाद अभय धीमी आवाज में बोला, आप टेंशन मत लीजिए वैशाली आंटी, मुझे सागर का पता चल गया है। कहाँ है वो? वैशाली ने झट से कहा। अभय की बात सुनकर उधर मौजूद सभी लोगों के कान खड़े हो गए। सबकी उदास आंखों को उम्मीद की रोशनी नजर आने लगी। जगदीश कपूर अभय के पास जाकर खुश होते हुए बोला, बेटा कहाँ है सागर? तुम्हें किसने बताया और वो तुम्हारे साथ नहीं आया? मुझे उसे लेने जाना होगा। अभय सीरियस होकर बोला, कहाँ जाना है तुम्हें? वैशाली हैरानी के साथ बोली, शिमला। इस वक्त सागर शिमला में है और आज रात को मैं शिमला के लिए निकलूंगा, अभय ने कहा। अभय की बात सुनकर सब शांत हो गए। उनके दिमाग में हजारों सवाल थे लेकिन किसी ने कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। उसके बाद अभय अपने कमरे के अंदर चला गया और वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े पैक करने लगा। कुछ देर के बाद वहां अभय की माँ सुरेखा आ गई। वो अभय के पास खड़े होकर दुखी मन से बोली, अभी आया था बेटा और अभी जा रहा है, तुझे ढंग से देख भी नहीं पाई मैं। अपनी माँ की बात सुनकर अभय थोड़ा सा इमोशनल हो रहा था लेकिन उसने खुद के इमोशंस को कंट्रोल किया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैं जल्दी आ जाऊंगा माँ, आप खामखा परेशान हो रहे हो। सुरेखा ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोली, इस बार अकेले मत आना, साथ में सानिया को भी लाना, वो लड़की मुझे बहुत पसंद आए। अभय मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है माँ, इस बार मैं और सानिया साथ में घर आएंगे। अभय का सामान पैक हो चुका था। उसने अपनी माँ के पैर छुए और कमरे से बाहर निकल गया। घर के बाहर निकलते ही अभय ने देखा कि उधर अंकित पहले से ही खड़ा था। अभय जल्दी से उसके पास गया और सीरियस होकर बोला, पहले हम मसूरी जाएंगे और फिर उसके बाद सिन सिटी। दुनिया तबाह करने के लिए कभी कभी खुद को बर्बाद करना पड़ता है। मैं तैयार हूँ। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिन सिटी मेरे लिए तैयार है? ये सुनकर अंकित शरारती हंसी हंसते हुए बोला, मुझे तो अभी से ही खून की खुशबू आ रही है। मुंबई शहर के एयरपोर्ट पर पहुंचकर मिहिका ने सुधीर मलिक को कॉल किया। सर, अभय सिन सिटी जाना चाहता है। फिर मिहिका ने उन्हें सारी बातें डिटेल में समझाई। कुछ देर चुप रहने के बाद सुधीर मलिक बोले, ठीक है मिहिका, लेकिन तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। सिन सिटी इज़ वेरी डेंजरस। वहाँ अभय के बहुत से पुराने दुश्मन हैं और अभय की फिजिकल कंडीशन के बारे में तुम बेहतर जानती हो। सर आई नो, लेकिन उनमें से किसी ने अभय का चेहरा नहीं देखा है और वैसे भी मैं साय की तरह अभय के साथ रहूंगी, डोंट वरी। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद अभय और मिहिका फ्लाइट में बैठ गए। सुबह के करीबन 4 बजे वो लोग मसूरी वाले घर पहुंच गए थे। उनके अंदर आने की आहट सुनकर भोलाराम और जिया भी अपने अपने कमरे से बाहर आ गए थे। अभय तब तक अपने कमरे से अपने लैला मजनू यानी गन्स लेकर बाहर आ गया था। भोलाराम को देखकर अभय बोला, अंकल, हम मसूरी छोड़कर जा रहे हैं। भोलाराम एक पल के लिए चौंक गया और फिर उसने पूछा, फिर तुम वापस कब आओगे? अभय मुस्कुराया और बोला, ये तो मैं भी नहीं जानता, मेरा काम ही ऐसा है, वापस लौटने का कोई ठिकाना नहीं होता अंकल। ये सुनकर जिया मासूमियत से बोली, भैया आप मत जाइए ना, अभी तक आप पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए हो। अभय प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, नहीं जिया बच्ची, मैं नहीं रुक सकता, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा। तुम पूरा मन लगाकर पढ़ाई करोगी और अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो जतिन को कॉल कर लेना, वो सबको देख लेगा। और हाँ भैया, मुझे याद है, जतिन भैया को कॉल करना है या वो डायमंड कार्ड उनके मुंह पर फेंक कर मारना है, जिया कॉन्फिडेंस से बोली। अभय हंसते हुए जिया की तरफ देखकर बोला, माय गुड गर्ल, और हाँ, स्कूल में किसी हैंडसम लड़के को भाव नहीं देना, कॉलेज के बाद ही डेटिंग अलाउड है, और वो भी जब लड़का तुम्हारे अभय भैया जैसा हैंडसम और पावरफुल हो।
जिया शर्माते हुए बोली, क्या भैया, मैं बड़े होकर मिहिका दीदी जैसी बनूंगी, मुझे नहीं करना किसी को डेट वेट। अचानक ही भोलाराम आगे आए और अभय के पैरों की तरफ झुकने ही वाले थे। मिहिका जो सामान लेकर बाहर आ रही थी, उसने देख लिया। उसने तुरंत भोलाराम को झुकने से रोक लिया और बोली, अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं? अभय ने पलटकर उनकी तरफ देखा। तब भोलाराम हाथ जोड़कर बोले, आप दोनों ने हम बाप बेटी की जिंदगी बदल दी। मुझ गरीब को समझ नहीं आ रहा कि शुक्रिया कैसे करूं। अभय, तुम तो मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। अभय ने तुरंत उनके हाथ पकड़ते हुए कहा, अंकल आप प्लीज हाथ मत जोड़िए, शुक्रिया अदा करने की बारी तो हमेशा मेरी ही रहेगी। आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है। बस अब आप दोनों यहाँ चैन से रहिए, मैं वापस लौटकर आपसे जरूर मिलने आऊँगा। ये कहते हुए अभय ने अपना बैग उठाया और उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहा, अब मैं चलता हूँ, टेक केयर। सुबह के करीबन 6 बजे एक प्राइवेट जेट एक ऐसी जगह के लिए निकल पड़ा जिसका गूगल मैप पर भी कोई नामो निशान नहीं था। वो अंडरवर्ल्ड के लोगों के पैराडाइस और बाकी लोगों के लिए नर्क से कम नहीं था। सिन सिटी, जहां ना तुम्हें अंदर आने की परमिशन है और न ही बाहर जाने की। एक बार जो शहर में आ गया उसकी मौत ही उसे शहर से बाहर ले जा सकती थी। उस शहर में कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे। ऐसी डेंजरस सिटी की तरफ जाने वाले जेट में बैठे अभय और मिहिका खिड़की से नीचे शहर की टिमटिमाती लाइट्स को देख रहे थे। उनके साथ अंकित और टीम भी बैठे थे। वही सिन सिटी के अंदर सड़क पर एक ब्लैक कार दौड़ रही थी जिसे एक अधेड़ उम्र की औरत ड्राइव कर रही थी। वही पैसेंजर सीट पर बैठी शालिनी मिरर पर खुद को निहारते हुए लिपस्टिक लगा रही थी। कार की पिछली सीट पर सागर बैठा था जो डर से कांप रहा था। शालू, 5 साल पहले तुम किसी तरह यहाँ से भागने में कामयाब हो गई थी, जो 1% लोग ही कर पाते हैं। फिर तुम यहाँ लौट क्यों आई? जानती हो, अब बस हमारे गिने चुने दोस्त ही जिंदा बचे हैं, उस अधेड़ उम्र की औरत ने कहा। मैं कौन सा यहाँ आना चाहती थी, लेकिन शालिनी ने लिपस्टिक को बैग में रखते हुए आगे कहा, लेकिन मेरी आइडेंटिटी रिवील हो गई थी। और ये लड़का, इसे क्यों ले आए? उस औरत ने पीछे सागर की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ओफो, इस बारे में तो बात ही मत करो, ये मेरा पड़ोसी था। और जानती हो ये किसका कज़न है? वही जिसने पूरे सिन सिटी में कुछ सालों पहले तहलका मचाया था। शालिनी पाउट करते हुए बोली। ये सुनते ही वो औरत चौंक गई और उसके हाथ से एक पल के लिए स्टीयरिंग का कंट्रोल छूट गया था। और फिर मेरी फूटी किस्मत की मित्तल फैमिली ने मुझे इसे पकड़कर सिन सिटी लाने का ऑर्डर दे दिया। शालिनी उस औरत की रैश ड्राइविंग को इग्नोर करते हुए बोली। आर यू क्रेजी? वो औरत शालिनी पर चिल्लाई। चाहे मित्तल फैमिली हो या नाइट फाइटर जीरो, जानती नहीं दोनों ही कितने खतरनाक लोग हैं? हाँ, मैं तो तुम्हें ही प्रवोक नहीं कर सकती, ये लोग बाहुबली लोग हैं। शालिनी हताश होकर बोली, इसलिए मैं कुछ दिन तुम्हारी जगह पर छुपना चाहती हूँ। और इसका क्या? तुम एक काम करो, इसे मुझे बेच दो, वैसे भी लड़का हैंडसम है। वो औरत शैतानी स्माइल के साथ बोली। सुनो, गाड़ी रोको। शालिनी मुस्कुराई। कार रुकने के बाद शालिनी ने पलटकर सागर की तरफ देखा और बोली, वैसे तो मैं तुम्हें मित्तल को देने वाली थी, लेकिन तुम्हें यहाँ लाने का पर्पस तो पूरा हो चुका है। वो था अभय को यहाँ बुलाने का। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिसके साथ मैं ब्लाइंड डेट पर गई थी वो नाइट फाइटर जीरो था। बेचारा सागर, उसे तो कुछ समझ ही नहीं रहा था। मैं तुम्हें मरते हुए देखना नहीं चाहती, लेकिन यहाँ तुम कब तक सर्वाइव कर पाओगे, ये तुम्हारी किस्मत है। शालिनी मुस्कुराते हुए बोली। तभी सागर घबराते हुए बोल पड़ा, शालिनी, तुम मुझे घर वापस छोड़ दो प्लीज। गाड़ी से नीचे उतरो। शालिनी की आवाज इतनी सख्त थी कि सागर कांप उठा और तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकल गया। उसकी आंखों के सामने वो कार आगे बढ़ गई और वो घबराते हुए स्ट्रेंज सिटी में अकेले खड़ा था, जहां उसे आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। वही कार के अंदर उस औरत ने कहा, शालू, बाहर रहकर बड़ी हिम्मत आ गई तुझमें, है? तूने जीरो के कज़न को अकेले इस शहर में छोड़ दिया। अगर वो इसे ढूंढता हुआ तेरे पास आ गया तो? शालिनी हल्के से मुस्कुराते हुए बोली,
ये सब इसकी गलती थी। मैं तो बढ़िया मजे में रह रही थी न। इसकी वजह से मुझे वापस इस सिन सिटी आना पड़ा। इस लड़के को इस बात की सजा तो मिलनी चाहिए। वैसे भी मैंने मित्तल से सुना था कि नंबर 0 अभी फिजिकली फिट नहीं है, मुझ तक पहुंचने से पहले ही वो ऊपर पहुंच जाएगा। वो औरत हंसते हुए बोली, बेचारा इस शहर की आबो हवा में एक दिन भी जिंदा रह गया तो उसकी किस्मत है। देखते ही देखते वो कार सागर की आंखों के सामने से ओझल हो गई थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ था। सब कुछ शांत था, लेकिन ये गहरा सन्नाटा उसे और डरा रहा था। थोड़ी देर के बाद सागर ने गहरी सांस ली और अपना फोन और वॉलेट निकाला। शालिनी ने उससे उसका सामान नहीं छीना था, ना ही उसे कोई फिजिकल हार्म किया था। सागर ने अपने फोन से कॉल करने का सोचा, लेकिन वहां नेटवर्क ही नहीं था। उसने कहीं होटल करने का सोचा, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि वॉलेट में जो नोट थे वो भी यहाँ किसी के काम के नहीं थे। सिन सिटी की अलग करेंसी थी। होटल की तलाश में जाने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक ही एक कार उसके सामने आकर रुकी। कार की पैसेंजर सीट पर बैठे एक लड़के ने कहा, हे ब्रो, आर यू अलोन? चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जब सागर ने उस लड़के को देखा तो घबरा कर 2 कदम पीछे हट गया। वो लड़का शर्टलेस था और उसके पूरे बदन पर अजीब से टैटू बने हुए थे। उसके आईब्रोज पर कट लगा हुआ था और बाल बहुत अजीब तरीके से जमे हुए थे। उसने नाक और कान में रिंग पहनी हुई थी और गले में मोटी सी सिल्वर की चेन थी। सागर ने उसकी कमर में गन देख ली थी। अब ऐसा स्टाइल सिन सिटी में बहुत कॉमन थी, लेकिन सागर, जो मुंबई में पला बढ़ा था, उसके लिए तो ऐसा स्टाइल गुंडे मवाली ही रखते थे। भाई, मुझे कहीं नहीं आना, आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ। सागर ने जैसे ही ये कहा, वो लड़का हंसने लगा और साथ ही साथ उसके बगल में बैठा आदमी भी। ब्रो, तुम्हें पता नहीं है तुम कहाँ हो, यहाँ तुम। तभी पीछे से कदमों की आहट सुनाई पड़ी और वही अधेड़ उम्र की औरत भागते हुए सागर के पास आई। सागर ने पहली बार किसी औरत को इतना तेज भागते हुए देखा था। उसने सागर का हाथ पकड़ा और बोली, चलो मेरे साथ। सागर की नज़रों में तो वो औरत उसकी सेवियर थी। बिना कुछ सोचे समझे वो उस औरत के साथ भागने लगा। इस बेचारे को पता ही नहीं कि ये कहाँ फंस गया। शहर में नया आया हुआ लग रहा था। मेरे साथ जाता तो मेरी टीम की लड़कियां इसके साथ एंजॉय करती, टैटू वाले लड़के ने कहा। ब्रो, वो औरत रेड लाइट हाउस की बॉस थी, जानता है वहां लड़के और लड़कियां क्यों ले जाए जाते हैं? लोगों को सर्व करने के लिए। पास बैठे फॉरेनर, जिसने बेसबॉल कैप पहना हुआ था, उसने बोला, अब चलो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जाना है, हमें वहां और भी इम्पोर्टेंट काम है। टैटू वाले लड़के ने हाँ में सर हिलाया और गुस्से में बोला, यस ब्रदर, उन लोगों को छोड़ने का नहीं है। न्यूकमर्स ने सिन सिटी आकर हमारे कसीनो में तोड़ फोड़ मचाई, सर फोड़ डालेगा मैं उनका। इधर प्राइवेट जेट पर अंकित फ्लाइट अटेंडेंट से फ्लर्टिंग करने में बिजी था। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, मन करता है उनमें डूब जाऊं। पिछले 2 घंटे से उसकी फ्लर्टिंग बातें सुनकर अभय हैरान था। उसके बगल में बैठी मिहिका के दिल में अभय को लेकर बहुत टेंशन थी। सिन सिटी में जाना इस वक्त खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि अभय पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। अभय ने जब मिहिका को परेशान देखा तो बोल पड़ा, डॉक्टर मिहिका, अभी हमें और टाइम लगेगा, तुम थोड़ी देर रेस्ट क्यों नहीं कर लेती? सिन सिटी के नाम से ही मेरी नींद उड़ी हुई है। ये सुनकर शुभम तुरंत बोला, डॉक्टर, आपको पता है ना अपने बॉस मलिक सर को सिन सिटी में क्या कहते हैं? द होली लॉर्ड ऑफ सिन सिटी, मिहिका ने पूछा। शुभम मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बॉस, वहाँ बहुत फेमस है, आपको वहाँ चलकर ही समझ आएगा। एक बार अभय की लीडरशिप में टीम 11,762 को सिन सिटी एक मिशन के लिए आना पड़ा था, और तब सुधीर मलिक की वजह से ही वो लोग सेफली शहर से बाहर निकल पाए थे। सुधीर मलिक हेवनली फाइटर लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर थे, और सिन सिटी में एक आदमी है जो सुधीर मलिक को जानता है, और वो नंबर 2 पोजीशन पर है। मिहिका, वहाँ पता नहीं कितनी रातों तक सो नहीं पाओगी, इसलिए यहाँ नैप ले लो, रिचार्ज फील करोगी। मिहिका ने हाँ में सर हिलाया और आंखें बंद कर ली।
इधर अंकित की फ्लर्टिंग अभी भी चालू थी। जब फ्लाइट अटेंडेंट मिहिका के लिए ब्लैंकेट लेकर आए तो वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे भी अपना लव ब्लैंकेट दे दो। वो अटेंडेंट अंकित को गुस्से में घूरती हुई अंदर चली गई। अब तक अभय की भी आंख लग गई थी। उसे पता नहीं वो कब से सो रहा था, लेकिन तभी एक जेंटल वॉइस उसके कान में सुनाई पड़ी, एवरीवन वी हैव अराइव्ड एट आवर डेस्टिनेशन। अभय ने आंखें खोली और विंडो से बाहर देखा। सुबह की लालिमा पूरे आसमान को नारंगी रंग से रंगे हुए थी। उसने अपनी टीम से मुस्कुराते कहा, इतने दिनों बाद स्काई डाइविंग का थ्रिल मिलेगा। वेल, ऐसी जगह जंप करना जहां ज्यादा लोग न हो, पहली एंट्री में ही फेमस होना सही नहीं होगा। तब विनी सार्कास्टिक तरीके से बोली, लुक वू स्टॉकिंग सिन सिटी में मोस्ट फेमस गाय। अब तक अटेंडेंट सबके लिए स्काई डाइविंग बैकपैक ले आई थी। सबने बैकपैक पहना और गेट के पास आ गए। एक के बाद एक सबने नीचे जंप किया। थोड़ी ही देर में जमीन करीब थी। सबने अपना बैकपैक खोल दिया और 5 पैराशूट नीचे की तरफ लैंड करने लगे। अभय ने बैकपैक उतार दिया और आसपास देखा तो सब लोग सेफली लैंड कर चुके थे। सबने अपने अपने हथियार रेडी किए। तब अभय बोला, अंकित, अभी तुम टीम में सबसे स्ट्रांग हो, इसलिए अपनी राइफल लोड करके रखना। उसने फिर गहरी सांस ली और कहा, हम अपने दोस्तों की जान बचाने आए हैं, लेकिन सब लोग ध्यान रखना, अपनी जान बचाकर ही उनकी जान बचा पाएंगे। ओके, लेट्स गो। मिहिका ने सिन सिटी का मैप निकाल लिया। अभय ने उसके हाथ से मैप लिया और फिर एक रोड की तरफ चलने लगा। करीबन आधे घंटे के बाद वो लोग मेन रोड के सामने थे। मिहिका ने आसपास देखते हुए कहा, और कितना चलना है? अब चलना नहीं है, लिफ्ट लेनी है, लेकिन हम लोग सिटी से करीबन 100 किलोमीटर दूर है। पिछली बार तो मैंने एक आदमी से कार छीन ली थी, इस बार भी शायद कोई मिल जाए। अंकित मुस्कुराते हुए बोला। छीन ली थी? मिहिका ने हैरानी से पूछा। हाँ, सिन सिटी का यही रूल है, जो ज्यादा ताकतवर है चीज उसकी, जैसे कार हो या घर। हाँ, लेकिन जो लग्जूरियस विला में रहते उनसे लड़ने नहीं जाना है, क्योंकि वो लोग शहर के पावरफुल लोग हैं। 1 घंटे के इंतजार के बाद उन्हें एक ट्रक नजर आया। अंकित ने हाथ हिलाकर ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक ड्राइवर ने ट्रक रोका और खिड़की से थोड़ा सा बाहर निकलकर देखा। उसने बहुत ही साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उसके शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी और उसके बगल में एक औरत थी जिसके कपड़ों और बालों पर मिट्टी लगी हुई थी। औरत के हाथ में एक छोटा बच्चा भी था। उस आदमी ने अभय और बाकी लोगों को देखा और कुछ सोचते हुए पूछा, तुम लोगों को अभी यहाँ एक्साइल किया है? अभय ने हाँ में सर हिलाया। सुनिए जी, जे बेचारे अभी अभी शहर आवे हैं, इन्हें अपने साथ ले चालो, किसी और के हाथ लग गए तो ना जानो इनके साथ के होगा। वो औरत थोड़ा हरियाणवी टच के साथ बोली। अरे भगवान, लेकिन इनके पास हथियार भी है। तभी मिहिका बोली, अंकल, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, बस हमें सिन सिटी ले चलिए प्लीज। वो आदमी अंदर अपनी वाइफ से धीरे धीरे कुछ बात करने लगा और फिर खिड़की से बाहर झांकते हुए बोला, ठीक है, लेकिन अपने हथियार दूर रखना, मुझे भी लड़ना आता है, समझी? और अंदर सब्जियां रखी है, जहां जगह दिखे बैठ जाना, लेकिन सब्जियां खराब मत करना। अभय और बाकी लोग तुरंत पीछे जाकर ट्रक में चढ़ गए। अब तक ड्राइवर भी उतर कर आ गया था। उसने पीछे से गेट लगाया और सामने आकर ड्राइव करने लगा। अंदर मिहिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो ये जगह इतनी डेंजरस नहीं लग रही, जैसा सुना था वैसी तो नहीं है। तभी अभय मुस्कुराते हुए बोला, डॉक्टर मिहिका, यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये ड्राइवर हमें कहीं ले जाकर बेचने के प्लान में है। ये सुनकर बाकी लोगों ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन मिहिका बहुत शॉक्ड थी। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था क्योंकि रास्ता बहुत खराब था और सड़क में कई बड़े बड़े गड्ढे थे, लेकिन इतने धचकों के बावजूद अभय और बाकी लोग आराम से बातें कर रहे थे, क्योंकि नाइट फाइटर्स होने के नाते वो इससे भी डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में रह चुके थे। अचानक उन्हें उसी औरत लीलावती की आवाज आई, तो सब चुप होकर कान लगाकर बातें सुनने लगे। सुनिए जी, ये लोग बेचारे अभी यहाँ आवे हैं, अगर हम इनको शहर में अकेला छोड़ देंगे तो जाने के होगा इन बेचारों के साथ, और इनके कने 2 छोरियां भी तो है, बड़ी सुंदर छोरियां से।
अरे भगवान, हम खुद इस नर्क में इतनी परेशानी से जीवन बिता रहे हैं, और वो छोरियों के साथ 3 छोरे लोग भी तो है। तुम भी ना उनकी लाचारी मत देखो, उनके हथियार देखो, कोई अच्छे लोग ना है वो। उस आदमी की आवाज आए। लेकिन जी वो बेचारे। लीलावती की बात पूरी होने से पहले ही जोगेश बोला, अरे मारी भगवान, अच्छा एक काम करना, उन्हें थोड़ा खाना पीना दे देना और उसके बाद उनकी मर्जी, उन्हें जहां जाना है जावें। कितनी बार समझाऊं हूं, यहाँ अपना गुजारा देख। तभी गोद में बैठी गुड़िया ने कहा, बाबा मैं भी वो सुंदर दीदी के साथ खेलूंगी। अभय और उसके ग्रुप को तो लगा था कि सिन सिटी में कोई अच्छा इंसान नहीं हो सकता, वहां के लोग किसी का भला करने का ख्याल नहीं ला सकते थे। लेकिन उस कपल की कॉन्वर्सेशन तो उनके परसेप्शन से बहुत अलग थी। अबे यार, ये क्या हो रहा है? अंकित हैरानी से बोला, सिन सिटी में अच्छे लोग? डोंट जज क्विकली, अभय ने समझाया। अगर ये लोग वाकई अच्छे लोग हैं तो हम इनके साथ ही रुकेंगे और इनकी हेल्प भी करेंगे, लेकिन पहले इन्हें अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना जरूरी है। सभी ने हाँ में सर हिलाया। ट्रक करीबन 5 घंटे से धीरे धीरे छोटे मोटे धचकों के साथ आगे बढ़ता रहा। वो लोग अब सिन सिटी के बॉर्डर तक पहुंच गए थे। आसपास के एरिया की बिल्डिंग्स बहुत बड़ी नहीं थी और काफी पुरानी नजर आ रही थी। सड़क पर कुछ लोग घूम रहे थे और सबके हाथ में हथियार थे। मिहिका ने बाहर देखा और गंभीरता से बोली, तो हम पाप की दुनिया में आ ही गए। अभय ने हाँ में सर हिलाया और एक्सप्लेन करने लगा, सिन सिटी में 5 एरिया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड मिडिल सेंट्रल एरिया। ज़्यादातर लोग सेंट्रल एरिया से दूर ही रहते हैं। उसने आगे कहा, अंदर जाने पर तुम्हें लगेगा कि तुम नॉर्मल प्लेस पर ही हो, जैसे यहाँ मॉल, कसीनो, सुपरमार्केट सब है, लेकिन ये सब कुछ पावरफुल और रिच लोगों ने बनाया है। यहाँ पर कोई लीगल रूल नहीं है, बल्कि पावर में बैठे लोगों के बनाए रूल है, और किसी ने वो रूल्स तोड़े तो सेंट्रल सिटी के लोग सजा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ड्राइवर अंकल हैं, ये गरीब तबके होंगे, जहाँ सरवाइव करना सबसे डिफिकल्ट है। इनके बच्चों और उनके बच्चों को भी अब इसी जगह गुजारा करना होगा। ऐसी जगह तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। मिहिका अभय की बात सुनकर बोली। अभय हल्के से मुस्कुराया और बोला, अंडरग्राउंड वर्ल्ड के लोगों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। अच्छा जरा सोचो, अगर सारे क्रिमिनल्स वहां जमा हो जाए जहां हम लोग रहते हैं तो क्या होगा? मिहिका थोड़ी देर के लिए दंग रह गई और फिर राहत की सांस लेते हुए बोली, तब तो इस शहर का होना बाहर के लोगों की सेफ्टी के लिए जरूरी है। तभी विनी भान चढ़ाते हुए बोली, हम लोग ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो ट्रक 1-2 फ्लोर की मामूली बिल्डिंग के पास आकर रुका। वहां के लोगों ने जब अभय और उसकी टीम को देखा तो उनके चेहरे पर बहुत अजीब एक्सप्रेशन थे। सब ट्रक के आसपास भीड़ जमा कर खड़े हो गए। तब वो आदमी ट्रक से बाहर उतरा और चिल्लाते हुए बोला, ए हटो यहाँ से, हटो, तुमको दिखता नहीं इन लोगों के पास हथियार है, ये लोग बहुत माहिर लोग हैं, मैं इन्हें अपनी सुरक्षा के लिए लेकर आया हूँ। उसकी बातों से लोग जोर जोर से हंसने लगे। भीड़ में से एक आदमी व्यंग कसते हुए बोला, ये लोग माहिर है, हों, ऐसे लोग तेरी एक सब्जी वाले की सुरक्षा में आएंगे, वो भी इस टूटे फूटे ट्रक में। अरे ओ जोगेश, तू अब 5 नए लोग ले आया है, प्रोटेक्शन का हफ्ता ज्यादा लगेगा। तब तक वो औरत अपनी बच्ची के साथ उतरकर पीछे आ गई थी। आ जाओ नीचे, ये ही हमारा घर है। अभय और बाकी लोग नीचे आ गए। मिहिका धीरे से बोली, इन लोगों को कैसे पता कि हम शहर में नए हैं? अभय जवाब में बोला, हमारे कपड़े देखकर हम सब ने यहाँ सबसे क्लीन कपड़े पहने हैं। इस अंकित को देखो, ब्रांडेड टी शर्ट जीन्स, और यहाँ के लोगों को देखो। मिहिका और बाकियों ने देखा कि अधिकतर लोगों ने गंदे और पुराने कपड़े पहने हुए थे। वो लोग उस औरत के पीछे पीछे बिल्डिंग के एक फ्लैट में आ गए। फ्लैट काफी स्पीशियस था, लेकिन वहां एक भी फर्नीचर नहीं था, सिवाय कुछ स्टूल्स और टूटी फूटी चेयर्स के। तुम लोग बैठ जाओ, मैं खाना बनाने जाऊं हूं, उस औरत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, और गुड़िया को वो खेलने के लिए वही छोड़कर किचन में चली गई। गुड़िया धीरे धीरे मिहिका के सामने आकर खड़ी हो गई और मासूमियत से पलक झपकाते हुए बोली,
सुंदर दीदी, आप लोग बाहर से आए हो ना? बाबा कहते हैं बाहर बहुत अच्छी जगह है जहां मेरे जैसे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं। मिहिका और अभय बच्ची की बातों से शॉक्ड थे। अभय जानता था कि यहाँ पर सिर्फ पावरफुल फैमिली के बच्चे पढ़ सकते थे, बाकी परिवार के लिए तो जिंदा रहने और रोज का गुजारा करना ही मुश्किल है। मिहिका के चेहरे पर एक अपनेपन से भरी मुस्कान थी। उसने प्यार से बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारे बाबा सही कहते हैं। ये सुनकर गुड़िया की आंखों में चमक आ गई। सच कहती हो ना सुंदर दीदी, सच्ची? ये कहते हुए वो सामने पालती मारकर बैठ गई और प्यार से बोली, आप मुझे वहां के बारे में और बताओ ना। मिहिका ने हाँ कहा और कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने लगी। वही अभय उठकर खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया और बाहर की सिचुएशन का आंकलन करने लगा। उसे रेड रोज से पता चला था कि हर्षित लाला यहाँ पर ही है। वो जल्द से जल्द अपनी एनर्जी रिकवर करके सागर को बचाने और सानिया और टीम को ढूंढने के बाद लाला को अपने हाथों से मारना चाहता था। मित्तल फैमिली से मिलने में अभी 2 दिन का वक्त था। अचानक ही किचन से उसे आवाज आई, अरे भगवान, तुमने ये दाल और पनीर क्यों निकाल लिए? ये तो तुमने गुड़िया के जन्मदिन के वास्ते रखे थे ना? अजी, ये लोग नए नए आए हैं ना, इन्हें उबला खाना और बासी रोटी खाने की आदत न होवेगी। जवान छोरे छोरियां हैं, जमकर खान पान की आदत होवे है। का भरोसा कल को बेचारों को कछू खाने को न मिले। बच्ची के जन्मदिन तक कछू और इंतजाम कर लेवेंगे जी। ये सुनकर अभय का दिल पिघल गया। उसे अब तक दोनों पर शक हो रहा था, लेकिन इतना सब सुनने के बाद अभय सोच में था कि ऐसी कठिन परिस्थिति के बावजूद उस औरत का दिल इतना बड़ा था। अंदर किचन में जोगेश ने कहा, लेकिन भगवान, इन लोगों का हफ्ता भी देनो है, नहीं तो वो लोग हमें यहाँ से बाहर निकाल देवेंगे। फिर हम तीनों को पास के गांव में गुजारा करना पड़ेगा। अजी, आप भी काहे चिंता करते हो, सब हो जावेगा। ये देखकर कि उसकी वाइफ मन बना चुकी है, जोगेश उदास होकर किचन से बाहर आ गया। उसने अभय और बाकी लोगों को निराशा से देखा और दरवाजे के पास आकर बीड़ी निकाल कर पीने लगा। अभय की तरह बाकी सबने भी उनकी कॉन्वर्सेशन सुन ली थी। शुभम ने जब जोगेश के हाथ में बीड़ी देखी तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगा। वो खुद सिगरेट का एडिक्टेड था और अपने साथ सिगरेट के पैकेट लेकर आया था। उसने अपने जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला और जोगेश के पास जाकर उसकी तरफ एक सिगरेट बढ़ा दी। वो आदमी पहले तो चौंक गया और फिर कुछ कहे बिना उसने वो सिगरेट ले ली। गुड़िया बड़े इंटरेस्ट से बातें कर रही थी। तब विनी ने अपने बैग से एक चॉकलेट निकालकर उस बच्ची को दे दी। शायद गुड़िया ने पहली बार चॉकलेट खाई होगी, इसलिए खुशी से उछलने लगी और बचा हुआ टुकड़ा लेकर अपनी माँ के पास भागी। मिहिका और विनी की आंखें नम हो आई थी। मिहिका ने अचानक ही पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कहा, जब हम यहाँ से जाएंगे, इन्हें अपने साथ ले जाएंगे। अभय ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। करीबन 1 घंटे बाद लीलावती खाना लेकर बाहर आई और सबके लिए थाली लगाते हुए बोली, यहाँ तो बस यही मिलेगा, शायद तमें लोगों ने खास पसंद न आवे। तब मिहिका और विनी उनकी हेल्प करने आ गई। खाने में पुअर क्वालिटी के चावल, पनीर की सादी सब्जी और पतली सी दाल थी। बिना किसी कंप्लेन के सब आराम से खाना खा रहे थे। डिनर के बाद मिहिका और विनी लीलावती की हेल्प कर रही थी। वही अभय ने जोगेश से कहा, जोगेश भैया, हम लोगों को आपकी मदद चाहिए थी। कैसी मदद छोरा? जोगेश को कुछ बुरा अंदेशा हो रहा था। हम अभी सिन सिटी आए हैं, हमारे पास रहने की जगह नहीं है। अगर आप हमें यहाँ किराए पर रहने दे देते तो बड़ा भला होता। हम खुद पैसे कमाकर आपका किराया और प्रोटेक्शन का पैसा चुका देंगे। जोगेश, लीलावती जितना भला आदमी नहीं था। आखिर वो सालों से सिन सिटी में रह रहा था और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता था। अभय की बात सुनकर जोगेश ने बची हुई सिगरेट जमीन पर फेंकी और अभय की तरफ देखकर बोला, अगर 3 दिन में तुम्हें काम मिल गया तो तुम यहाँ रह सकते हो, नहीं तो जाना पड़ेगा। देख छोरे, नए लोगों को यहाँ के लोग बहुत परेशान करते हैं और मैं अपने परिवार को खतरे में न डाल सकूं हूँ। तेरे पास 3 दिन का टाइम है। अभय ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप तो बस ये बताओ किराया कितना लोगे? जोगेश थोड़ा सोचकर बोला,
100 सिन कॉइन, जैसे बाहर रुपया चलता था वैसे सिन सिटी में सिन कॉइन चलता था। 100 सिन कॉइन बहुत कम अमाउंट था, लेकिन जोगेश के लिए ये बड़ी रकम थी। इस तरह अभय और उसकी टीम जोगेश के घर पर ही सेटल हो गई। उन्होंने अपना सामान सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट कर लिया। गुड़िया अकेले बाहर घर के आंगन में खेल रही थी और जोगेश अपनी वाइफ के साथ सब्जी का ट्रक लेकर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के मार्केट निकल गया। वो सब्जियां जोगेश की नहीं थी, बल्कि वो और उसकी वाइफ किसी के लिए काम करते थे और बदले में उन्हें एक दिन के 100 सिन कॉइन्स मिलते थे। वही उन्हें महीने में प्रोटेक्शन के नाम पर 500 दिन कॉइन एक इंसान का देना होता था, यानी 1500 सिन कॉइन तीनों के लिए। बाकी बचे 1500 सिन कॉइन्स से वो लोग अपना गुजारा करते थे। सेकंड फ्लोर पर पांचों लोग फर्श पर बैठे थे। सबकी नज़र अभय पर टिकी हुई थी। अब आगे क्या? शुभम ने पूछा। सबसे पहले हमें उस आदमी से मिलना है, उसके पास शहर की इन्फॉर्मेशन होगी, उसे जोरा का भी पता मालूम होगा। अभय बोला, मैं उससे पैसे भी मांग लूंगा, यहाँ सिन कॉइन के बिना काम नहीं चलेगा। शुभम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि वो हेल्प करेगा। क्यों ना हम भी यहाँ के लोगों की तरह फोर्स से पैसे लूट ले? अभय न में सर हिलाते हुए बोला, मैं समझता हूँ तुम बहुत जोश में हो शुभम, लेकिन अभी मेरी एनर्जी रिकवर नहीं हुई है। वी कांट टेक रिस्क्स। अभी शो ऑफ करने का टाइम नहीं है। ओ प्लीज बॉस, यू आर द मोस्ट शो ऑफ पर्सन हियर। विनी हंसते हुए बोली। उसके साथ साथ शुभम और अंकित भी हाँ में सर हिलाते हुए हंसने लगे। मिहिका के चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ गई। तब अभय ने एक नज़र विनी को घूरा तो सब एकदम चुप हो गए। हमारी थोड़ी तो जान पहचान है, वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे, अभय गंभीरता से बोला। क्या खाक हेल्प करेंगे? आप अगर उनके पास गए ना तो आपके साथ साथ हमारी भी चमड़ी उधेड़ देंगे, अंकित सार्कास्टिक तरीके से बोला। तुम लोग हेवनली लिस्ट के नंबर 2 रैंक की बात कर रहे हो? मिहिका ने कंफ्यूजन में पूछा। अचानक अभय उठ खड़ा हुआ और बोला, यस मिहिका, मैं, अंकित और शुभम उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और तुम विनी के साथ यही रहो। सिन सिटी में लड़कियों को ज्यादा खतरा है और अभी हमें थोड़ा लो प्रोफाइल रहना है। मिहिका और विनी ने साथ में हामी भरते हुए सर हिलाया। अभय, अंकित और शुभम तुरंत वहां से निकल गए। करीबन 1 घंटे पैदल चलने के बाद वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर थे। शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा मैना था और उसके एंट्रेंस पर लोहे का बड़ा दरवाजा था। दरवाजे पर एक मिडिल एज का आदमी था जिसने ब्लैक सूट और लेदर शूज पहने हुए थे। अभय को देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। मिस्टर कपूर, बॉस आपका काफी समय से इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता था कि आज आप जरूर आएंगे। अभय इस बात से सरप्राइज नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि मैनर का ओनर सिन सिटी का पावरफुल आदमी था जो हेवनली लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर था। सिर्फ यही आदमी सुधीर मालिक से मुकाबला करने के काबिल था। वो ही इस शहर का रूल मेकर था, या यूं कहो कि सिन सिटी का मास्टर, और नाम था उसका बख्तावर। गेट खुलते ही तीनों अंदर थे। अंदर सब कुछ यूरोपियन स्टाइल में था, जिसे देखते ही अंकित बोला, यहाँ 5 सालों में कुछ नहीं बदला। कुछ ही देर में वो लोग एक लग्जूरियस हॉल में आए, जहाँ हॉल के बीचों बीच एक बड़े से सिंहासन नुमा सोफे पर एक आदमी बैठा था। उसके सर पर एक चेक प्रिंट वाला कपड़ा बंधा हुआ था और उसने काले रंग का पठानी कुर्ता पटियाला पहना हुआ था। गले में सोने की चेन और दोनों हाथों की अंगुलियों में सोने की अंगूठियां चमचमा रही थी। उसके हाथ में चांदी का ग्लास था जिसमें कोई खुशबूदार शरबत था। अभय को देखते ही वो आदमी मुस्कुराया और चांदी का ग्लास हल्के हल्के घुमाते हुए अफगानी टोन में बोला, अभय कपूर, हम तुमको 5 साल बाद देखा। सिन सिटी में फिर से तूफान मचाने आया है? बख्तावर, सिन सिटी बुराइयों का रेगिस्तान है जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ तूफान ही है, लेकिन फिलहाल तो मैं खास काम से मिलने आया था। जानता हूँ, बख्तावर बोला। अभय हल्के से मुस्कुराया और कहा, मैं भी जानता हूँ कि तुम सिन सिटी में सारी खबर रखते हो। कोई परिंदा भी तुम्हारी मर्जी के बिना यहाँ पर नहीं मार सकता। अंकित और शुभम वैसे तो बहुत शांत लग रहे थे, लेकिन उनका दिल थोड़े स्पीड से धड़क रहा था। बख्तावर देखने में जितना हैंडसम था,
उतना ही खतरनाक उसे सिन सिटी ही नहीं बल्कि बाहर की भी बहुत खबर रहती थी। तुम जोरा को ढूंढने आया है? बख्तावर बोला। वो यहाँ आई थी, लेकिन हमने उसे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट भिजवा दिया। लेकिन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कहाँ, ये किसी ने हमको बताया है, लेकिन हम तुम्हें बताएगा नहीं। अभय के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। किसने बताया? हर्षित लाला ने। अभय को समझ नहीं आ रहा था कि बख्तावर किसी की भी साइड नहीं था, और ऐसा क्यों? उसने गहरी सांस लेकर आगे कहा, ठीक है, फिर मुझे एक लड़के की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसकी फोटो। अभी अभय की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बख्तावर बीच में ही बोल पड़ा, तुम्हारा वो कजिन जो किडनैप हो गया था। बख्तावर ने शरबत का ग्लास साइड टेबल पर रखा। अभय ने चौंकते हुए पूछा, हाँ वही, कहाँ है वो? तुम्हारा सागर इस वक्त रेड लाइट एरिया में है। बख्तावर शैतानी मुस्कान के साथ बोला। रेड लाइट एरिया सुनकर अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अच्छे से मालूम था कि सिन सिटी का रेड लाइट एरिया सागर जैसे लड़के को अंदर से कमजोर कर देगा। उधर सागर ह्यूमिलिएट किया जाएगा, उसकी इज्जत खिलौने की तरह उधर के मेले में बेची जाएगी। खरीदने वाले कोई और नहीं बल्कि शहर के अमीर बाप की बिगड़ी हुई लड़कियां होंगी। कुछ देर सोचने के बाद अभय जैसे ही कुछ बोलने जा रहा था, बख्तावर गुस्से में बोला, अभय, अगर तुम पैसा मांगने का सोचता है तो हम तुमको पैसा नहीं देगा। तुम्हारे चेहरे से मुझे पैसे मांगने की बदबू आ रही है। ये सुनकर अभय चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बख्तवार ने उसके बोलने से पहले ही पैसा देने से मना कर दिया। अभय चौंकते हुए बोला, पैसे के मामले में तुमसे शातिर कोई नहीं। मैंने बचपन से पैसा देखा है, मुझे पता चल जाता है कि मेरे सामने कौन भीख मांगेगा। बख्तवार घमंड भरी मुस्कान के साथ बोला, वैसे अभय, तुमको कितने सिन कॉइन की जरूरत है? 2 लाख सिन कॉइन, अभय धीमी आवाज में बोला। ये सुनकर बख्तावर जोर जोर से हंसने लगा। वो हंसते हुए बोला, 2 लाख सिन कॉइन पाने के लिए कितने लोग मरते हैं, मालूम है ना? ये सुनकर अभय धीमी आवाज में बोला, तुम्हारा खुद का बैंक है, तुम चाहो तो मुझे दे सकते हो, मुझे बहुत जरूरत है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं नहीं करेगा तुम्हारी मदद। सिन कॉइन कमाना है तो जाओ, चोरी करो, खून करो, जिधर तुम्हारा दिल करेगा उधर काम करो। बख्तावर मुस्कुराते हुए बोला, वैसे भी अभय, अब कुछ इधर पहले जैसा नहीं रहा। 5 सालों में सिन सिटी बदल गया है। यहाँ अब धोखा और मर्डर ट्रेंडिंग में है। ये सुनकर अभय कुछ भी नहीं बोला। अभय को चुप देखकर बख्तावर बोला, मेरा टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइम इज मनी, जल्दी मिलेगा तुमसे मैं। बख्तावर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही शुभम गुस्से में बोला, ये तो बहुत बेकार आदमी निकला, इतना पैसा होने के बाद भी मदद करने में इसे तकलीफ हो रही है। जो पैसे वाले होते हैं तकलीफ भी उन्हें होती है। अभय हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। शुभम सोचते हुए बोला, अब हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे पैसा? अभी सबसे बेस्ट सल्यूशन यही है कि मैं कोई काम ढूंढूं और बिना किसी के नज़र में आए अपना काम करूं। वैसे भी बहुत दुश्मन है हमारे यहाँ, सबको बदला लेना है हमसे। अभय सीरियस होकर बोला। हाँ, हमें काम तो करना पड़ेगा, शुभम दुखी मन से बोला। उसके तुरंत बाद दोनों घर से बाहर निकल गए। बाहर जाते ही शुभम अचानक से बोला, अभय, वैसे रेड लाइट हाउस वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में है ना, क्या हम उधर चल सकते हैं? अभय ने कुछ देर सोचा और फिर गुस्से में बोला, चलो चलते हैं फिर नरक की ओर। उसी वक्त शुभम को एक गाड़ी पार्किंग एरिया में खड़ी हुई दिखी। उसको देखकर शुभम मुस्कुराते हुए बोला, वैसे यहाँ के रूल्स के हिसाब से किसी की गाड़ी भी निकाल लो तो कोई सवाल नहीं करेगा, क्या कहते हो अंकित? अंकित समझ गया था कि शुभम गाड़ी को ले जाने की बात कर रहा था। अंकित और शुभम के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। वो दोनों जल्दी से गाड़ी के पास गए और ना जाने उन्होंने क्या किया कि 1 सेकंड के अंदर गाड़ी का दरवाजा खुल गया। दोनों को देखकर अभय हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। उसके बाद अभय, शुभम और अंकित रेड लाइट एरिया की तरफ निकल पड़े।
उनकी आंखों में सागर को वापस लाने का जज्बा साफ साफ देखा जा सकता था। तकरीबन आधे घंटे के बाद अंकित ने अपनी बंदूक निकाली और मुस्कुराते हुए बोला, रेड लाइट एरिया में अगर लाल लाल खून नहीं बहेगा तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा। ये सुनकर अभय बोला, अंकित हम उधर किसी को मारने नहीं बल्कि सागर को बचाने जा रहे हैं। आई वॉन्ट सागर टू बी सेफ, बी लो की। वहाँ के लोगों को बिना बताए अगर हम वापस आ गए उसी में हमारी जीत होगी। ठीक उसी वक्त शुभम बोला, लेकिन अभय अगर हमारे साथ किसी ने बदतमीजी की तो? हमारा काम है शांति बनाए रखना, लेकिन अगर किसी ने शांति तोड़ी तो हमारी बंदूक की गूंज पूरे रेड लाइट एरिया के एरिया में गूंजेगी। अभय हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। उसके बाद अंकित गाड़ी को सुंदर पहाड़ों, बहुत सारे शराब की दुकानें, बाजार और ड्रग फैक्ट्रीज को पार करते हुए रेड लाइट एरिया की तरफ तेज रफ्तार में चल रहे थे। रेड लाइट एरिया के करीब पहुंचते ही अभय को रास्ते में जितने लोग भी दिख रहे थे सबकी आंखों में जिस्म पाने का पागलपन दिख रहा था। कुछ देर के बाद अंकित ने गाड़ी रेड लाइट एरिया के बड़े से गेट के सामने रोक दी। गाड़ी रोकते ही अंकित ने कहा, लगता है अंदर जाने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। तब तक एक आदमी गाड़ी के सामने खड़ा हो गया और धीमी आवाज में बोला, रेड लाइट एरिया के कौन से हिस्से में जाना है? हमें पूरा रेड लाइट एरिया घूमना है। ठीक है, तुम सब की फोटो खींचनी है, बाहर निकलो और याद रहे तुम लोगों ने अंदर जाने के बाद कोई गड़बड़ की तो तुम्हारी फोटो है हमारे पास, ढूंढ के मारेंगे तुम्हें, वो आदमी गुस्से में बोला। ये सुनकर अंकित मजाकिया अंदाज में बोला, देखो आज के ज़माने में पाप करने के लिए भी फ़ोटो खींची जाती है। तीनों जल्दी से बाहर निकले, अपनी फ़ोटो खिंचवाई और फिर वहां से निकल गए। उसके बाद अंकित सावधानी से अपनी कार को रेड लाइट एरिया के अंदर लेकर चला गया। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि पूरे एरिया में बड़े बड़े घर और लग्जूरियस होटल बने हुए थे। उस जगह की टिमटिमाती रोशनियों में छुपा था भयानक, जिंदगी को बर्बाद करने वाला अंधेरा। जैसे जैसे तीनों आगे बढ़े, सिगरेट के धुएं और गंदी बातों से उधर की हवा मैली हो चुकी थी। गैंगस्टर और क्रिमिनल्स चारों तरफ घूम रहे थे। दबी दबी बहसों और धीमी बातचीत की दूर से आने वाली आवाज़ों ने अभय, अंकित और शुभम को चौंकौना कर दिया था। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। जहां देखा वहां एक लड़की मार खा रही थी, नहीं तो कोई लड़का किसी गैंगस्टर के हाथों पीटा जा रहा था। ये सब देखकर अभय, अंकित और शुभम सतर्क थे। अचानक से उनकी गाड़ी के सामने हाथ में बंदूक लिए एक आदमी आकर खड़ा हो गया। अंकित को मजबूरन गाड़ी रोकनी पड़ी। गाड़ी रुकते ही वो आदमी जल्दी से अंकित के पास आया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, नए लगते हो यहाँ, चलो मेरे साथ, सुंदर सुंदर लड़कियां दिखाऊंगा तुम्हें, दिन बन जाएगा तुम्हारा। हमें यहाँ किसी की तलाश है, अभय सीरियस होकर बोला। ये सुनकर वो आदमी थूकते हुए बोला, चल निकल यहाँ से, टाइम पास करने को आ जाते हैं। गुस्से में ये बोलकर वो आदमी उनकी गाड़ी से दूर चला गया। अंकित, गाड़ी को कहीं पर पार्क कर दो, हमें पैदल चलना चाहिए, अभय धीमी आवाज में बोला। अंकित ने जल्दी से गाड़ी एक लग्जूरियस होटल के बाहर पार्क कर दी। वो तीनों जैसे ही उतरे, उस होटल के अंदर से एक अधेड़ उम्र की औरत ब्लैक ड्रेस पहने हुए तीनों के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, मुझे यहाँ लोग मैडम सोफिया कहकर बुलाते हैं और ये होटल मेरा है जहाँ तुमने अपनी कार पार्क की है। अब चलो मेरे साथ, मैं तुम तीनों को सुंदर सुंदर लड़कियां दिखाऊंगी। और सोफिया मैडम वही औरत थी जो शालिनी के साथ कार में बैठी थी। इससे पहले मैडम सोफिया कुछ बोलती, अभय ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया और बोला, हम यहाँ किसी को ढूंढने आए हैं। जब मैडम सोफिया ने ये सुना तो वो हैरानी भरी नज़रों से तीनों को देखने लगी और फिर गुस्से में अपने माथे को सिकोड़ते हुए बोली, ये सिन सिटी का रेड लाइट एरिया है, यहाँ जिसको भी लेकर आया जाता है वो यहीं का बन जाता है। तुम तीनों के लिए अच्छा होगा कि यहाँ से तुम चले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अभय आंखों में आंखें डालकर बोला। उस वक्त सोफिया मैडम को रियलाइज हो गया था कि अभय से बहस करना बेवकूफ़ी होगी। उसने अचानक से अपना एक्सप्रेशन बदलते हुए मुस्कुरा कर कहा,
ठीक है, तुम मेरे होटल चलो, क्या पता वहां पर तुम्हें वो मिल जाए जिसकी तुम्हें तलाश है। ये बोलकर सोफिया अपने होटल के अंदर जाने लगी। शुभम कान में फुसफुसाते हुए अभय से बोला, मुझे ये औरत सही नहीं लग रही है, क्या करे, अंदर जाए या नहीं? अब आग में हाथ डाला है तो जलना तो पड़ेगा ना, अभय ने कहा और फिर उसके बाद होटल की तरफ बढ़ने लगा। उसके पीछे पीछे अंकित और शुभम भी चलने लगे। अंदर जाते ही सोफिया एक बड़े से सोफे पर बैठ गई। उधर सोफिया के बहुत सारे आदमी तलवार लेकर पहले से ही खड़े थे। आप तीनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, सोफिया सिगरेट को अपने जेब से निकलते हुए बोली। उसने जल्दी से सिगरेट को जलाया और फूंकते हुए जहरीली मुस्कान के साथ बोली, मेरे होटल में आए हो, अब थोड़ा फन करके जाओ। आपको मेरी बात मजाक लग रही है, अभय गुस्से में बोला। ये सुनकर सोफिया का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने अपने आदमियों को तीनों पर हमला करने का इशारा किया। उसी समय अचानक से एक साथ तलवार उठाने की आवाज आई। सोफिया के आदमियों को देखकर अभय बोला, बस यही तो नहीं करना था। सोफिया के आदमी जैसे ही तीनों की तरफ बढ़े, शुभम और अंकित ने उनसे पहले हमला एक साथ मिलकर हमला कर दिया और बहुत आसानी से सोफिया के आदमियों को मारने लगे। अपने आदमियों को पिटता हुआ देखकर सोफिया ने जल्दी से अपना वॉकी टॉकी निकला और बोली, जल्दी यहाँ आओ, कुछ बेवकूफ घुस आए हैं मेरे होटल के अंदर। अभय जो साइड में खड़ा होकर ये सब देख रहा था, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्काना थी। सोफिया ने जब अभय को देखा तो वो गुस्से से वॉकी टॉकी को फेंकते हुए बोली, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुमने किसके होटल पर हंगाम किया है। इस रेड लाइट एरिया में आधे से ज्यादा होटल दिबाकर सेठ के हैं। उन्हें लोग लिटिल लायन ऑफ सिन सिटी कहते हैं और तुम तीनों ने आज उनके ही होटल में हंगामा कर दिया। ठीक उसी वक्त एक भारी आवाज चारों तरफ गूंज उठी। आज का दिन मिला था सोने के लिए, उसमें भी साला कोई हंगामा करने आ गया। होटल के अंदर दिबाकर सेठ गुस्से में चिल्लाते हुए आया। सबने लड़ाई करनी बंद कर दी। दिबाकर ने जैसे ही अभय, शुभम और अंकित को देखा, उसको मानो 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। वो हैरानी के साथ बोला, तुम तीनों यहाँ दोबारा कैसे, क्यों? दिबाकर को देखकर शुभम मुस्कुराते हुए बोला, कैसे हो दिबाकर, पहचाना हमें? दिबाकर कोई जवाब न दे सका। डर के मारे उसके पैर कांपने लगे। सबको चौंकाते हुए उसने अचानक से तीनों के पैर छू लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हमसे गलती हो गई। ये देखकर उसके अगल बगल के सभी लोगों की आंखें बाहर आ चुकी थी। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि दिबाकर ऐसे क्यों डर गया था। सोफे पर बैठी सोफिया भी हक्की बक्की रह गई। उसके हाथ से सिगरेट गिर गई थी। अरे तुम तो बेफालतू के डर रहे हो, हम शैतान है क्या? शुभम मुस्कुराते हुए बोला, अरे मेरे भाई, तुम बस अपने आदमियों को यहाँ से जाने को कहो, सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती होते हुए मैं देख नहीं सकता। दिबाकर जोर से चिल्लाते हुए सबको बोला, अगर जिंदा रहना है तो यहाँ से चले जाओ। दिबाकर की बात सुनने के बाद किसी ने रुकने की हिम्मत नहीं की और वो बिना बोले होटल के बाहर चले गए। अब उधर सिर्फ दिबाकर, सोफिया और अभय के दोनों दोस्त थे। अभय फिर मुस्कुराते हुए बोला, दिबाकर, मैं यहाँ अपने भाई सागर को ढूंढने आया हूँ। मुझे पता चला है कि उसे रेड लाइट एरिया में रखा गया है। वो जगह कौन सी है, हम तीनों वो पता करने के लिए आए हैं। सागर का नाम सुनकर सोफिया और दिबाकर कुछ देर के लिए सुन्न हो गए, मानो उन्हें सदमा लग गया हो। दोनों के शरीर कांप उठे थे। अचानक से दिबाकर ने सोफिया को जोरदार थप्पड़ मार दिया और गुस्से में बोला, तुझे मैंने कितनी बार बोला था कि कोई भी काम किया कर, मेरे से परमिशन लेकर किया कर। उसके बाद दिबाकर ने अभय की तरफ देखा और हाथ जोड़ते हुए बोला, अभय, तुम्हारा भाई सागर, उसको हमारे ही होटल में रखा गया है। ये सुनकर अभय के साथ साथ अंकित और शुभम को झटका सा लगा। शुभम हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा, पूरे सिन सिटी में पीटा डिंडोरा। मुझे अपने साथ ले चलो, जहां भी है वो, अभय सीरियस होकर बोला। ठीक है, आप लोग चलो मेरे साथ।
सोफिया कांपती हुई आवाज में बोली और फिर सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ने लगी। सब सोफिया के पीछे चलने लगे। चलते वक्त दिबाकर दोबारा बोला, अभय मेरा यकीन करो, इस सब में मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। अभय को समझ में आ रहा था कि दिबाकर इससे बचना चाहता था, इसलिए उसने दिबाकर की तरफ देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। सोफिया चलते चलते एक कमरे के दरवाजे के सामने रुक गई और डरते हुए बोली, सागर कमरे के अंदर है। जाओ। अभय कमरे के अंदर। शुभम सीरियस होकर बोला और फिर उसने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, सबको कमरे के अंदर से एक अजीब सी बदबू आने लगी। उस कमरे का इस्तेमाल कबाड़ रखने के लिए किया जाता था। कमरे के अंदर बहुत सारी चीजें बिखरी हुई थीं, जैसे कि पानी और दारू की बोतल, सिगरेट, टूटी हुई कुर्सी, टेबल और भी बहुत कुछ। सब कुछ देखने के बाद अभय की नज़र जमीन पर लेटे सागर पर पड़ी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। उसके कपड़े गंदे हो चुके थे और कपड़ों में बहुत सारे खून के धब्बे थे। उसके पैरों से खून टपक रहा था। सागर को जब लगा कि कोई अंदर आ रहा है तो वो डरते हुए बोला, चले जाओ यहाँ से, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। ये बोलते बोलते सागर रोने लगा। सागर को ऐसे देखकर अभय का दिल टूट गया। सागर उसका चचेरा भाई था, दोनों ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन सागर को ऐसी हालत में देखकर अभय रोने लगा। उस समय अभय का शरीर भी हल्का हल्का कांप रहा था। अभय जब सागर के करीब पहुंचा तो सागर रोते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझसे दूर रहो। ये सुनकर अभय जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया और सागर को पकड़ते हुए कहा, सागर, सागर, ध्यान से देखो मुझे, मैं अभय हूँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया हूँ, डरो मत, मैं आ गया हूँ। सागर ने जब ध्यान से देखा तो उसका कांपता हुआ शरीर थोड़ा रुक गया। दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। अभय, अभय मेरे भाई, तुम आ गए। ये बोलते ही सागर ने उसे गले लगा लिया। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ, तुम अब आज़ाद हो। अभय ने सागर के आंसू पोंछते हुए कहा। अचानक से अभय की नज़र सागर के पैर पर पड़ी। उसने देखा कि सागर के पैरों पर हथकड़ियाँ लगी हुई थी। उनको देखकर अभय गुस्से में बोला, इन हथकड़ियों को जल्दी से खोलो। ये सुनकर सोफिया जल्दी से बोली, चाबियाँ रिसेप्शन में है, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। जल्दी लेकर आ, बेवकूफ़ औरत, दिबाकर चिल्लाते हुए बोला। सोफिया रिसेप्शन की तरफ पागलों की तरह भागने लगी। अभय ने अपने भी आंसू पोंछे और फिर उठकर दिबाकर के पास खड़े होकर गुस्से में बोला, दिबाकर, सागर को यहाँ कौन लेकर आया था, किसका प्लान था ये? मुझे नहीं मालूम अभय, मैं तो सिर्फ महीने का हिसाब किताब करता हूँ। इधर के होटल का सब कुछ सोफिया संभालती है, मुझे कुछ नहीं पता कि किसने सागर को यहाँ भेजा है। इससे पहले अभय कुछ ही बोलता, पूरे होटल में गोली चलने की आवाज गूंज उठी। अभय चौंकते हुए बोला, ये गोली किसने चलाई? कहीं सोफिया की जान खतरे में तो नहीं? दिबाकर घबराई हुई आवाज में बोला। ये सुनकर सभी लोग रिसेप्शन की तरफ भागे। वो सारे जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सोफिया मर चुकी थी। काफी देर तक सब शांत रहे, सबकी निगाहें सिर्फ सोफिया की लाश पर टिकी हुई थी। उस समय रिसेप्शन एरिया की जमीन सोफिया के खून से नहा रही थी। अचानक से अभय को एक फोन आया। फोन उठाते ही अभय को शालिनी की आवाज सुनाई दी। बेचारी सोफिया मेरे बारे में जानती थी, मेरी लोकेशन के बारे में जानती थी, मजबूरन मरवाना पड़ा उसको। ये बोलकर शालिनी ने फोन काट दिया। उस वक्त अभय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। शुभम तुरंत धीमी आवाज में बोला, मैं सागर को बाहर लेकर आता हूँ, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हाँ, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, अंकित ने कहा। दोनों सागर को लेने के लिए निकल गए। अभय अपनी जगह पर खड़ा था। उस वक्त दिबाकर का दिमाग सोफिया की लाश देखकर सोचने समझने की शक्ति भूल बैठा था। अभय ने जब दिबाकर की हालत देखी तो वो उसके पास गया और धीमी आवाज में बोला, खुद को संभालो दिबाकर, तुम और मैं एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं
जहां मौत पूछ कर नहीं आती, उसे आपके प्लान से कोई लेना देना नहीं है। ये बिन बुलाए आती है। मौत पर हमारा बस नहीं है, लेकिन अपने फैसलों पर जरूर है। मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा गलत फैसले लिए। दिबाकर रोती हुई आवाज में बोला, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा अभय, मैं शालिनी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। इससे पहले अभय कुछ भी बोलता, शुभम और अंकित सागर के साथ वहां आ गए थे। उनको देखकर अभय जल्दी से बोला, शुभम और अंकित दोनों सागर को गाड़ी में बैठाओ। शुभम और अंकित सागर को लेकर गाड़ी की तरफ निकल गए। उनके पीछे पीछे अभय भी चलने लगा, उसके साथ दिबाकर भी चल रहा था। अचानक से अभय रुका और दिबाकर की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, कम से कम 50,000 सिनकॉइन, क्या तुम्हारे पास होंगे? ये सुनकर दिबाकर बिना कुछ बोले होटल की तरफ भागा और कुछ मिनट के बाद अपने हाथों में पैसे का बंडल लेकर आया और अभय को देते हुए बोला, मेरे पास इस वक्त सिर्फ 20,000 सिनकॉइन है, मुझे माफ करना अभय, इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मुझे मेरे परिवार को भी चलाना है। तुमने इतना दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है। मैं ये 20,000 तुम्हें जल्दी से जल्दी लौटाने की कोशिश करूंगा। अभय सीरियस होकर बोला। उसके बाद अभय अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर आगे जाने के बाद उसे पीछे से दिबाकर ने आवाज लगाई। अभय जैसे ही रुका, दिबाकर उसके पास भागते हुए आया और गुस्से में बोला, अभय, अगर मुझे शालिनी के बारे में पता चलेगा तो मैं तुम्हें कैसे इन्फॉर्म करूं? मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है? अभय ने एक 10 रुपए का पुराना नोट निकाला और उसमें अपना नंबर लिखते हुए बोला, ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें शालिनी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो तुम इस नंबर पर कॉल कर देना, मुझ तक खबर पहुंच जाएगी। ठीक है अभय, एक और बात दिबाकर, हम यहाँ आए थे, इसके बारे में किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। अभय सीरियस होकर बोला। उसके बाद अभय गाड़ी की तरफ चला गया। दिबाकर अभय को गाड़ी में बैठते हुए देखकर धीमी आवाज में बोला, किसको मालूम था कि जो अभय 5 साल पहले गया था वो वापस आ जाएगा। ना जाने आने वाला वक्त सिन सिटी के लिए कैसा होगा। अंकित तेज रफ्तार में गाड़ी घर की तरफ ले जा रहा था। अभय सागर को उदासी भरी आंखों से देख रहा था। सागर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, वो रह रहकर दर्द से कहारने लगता था। सागर की हालत को देखकर अंकित और शुभम ने भी पूरे रास्ते कुछ भी न बोलना ज्यादा बेहतर समझा। तकरीबन आधे घंटे के बाद अंकित ने गाड़ी घर से कुछ दूर खड़ी कर दी और फिर वहां से सब पैदल घर जाने लगे। घर जाते समय जोगेश के घर के पास के पड़ोसियों ने जब सागर पर अपनी नजर डाली तो वो हैरान हो गए। वो हैरानी भरी नजरों से सिर्फ सागर को ही देख रहे थे। अभय ने जब उनको देखा तो उसे साफ पता लग रहा था कि उधर के लोगों के दिमाग में सागर और उसके दोस्तों को लेकर हजारों सवाल पैदा हो चुके थे। उसके बाद भी अभय ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सीधा दरवाजा खोला और सागर को अपने साथ लेकर घर के अंदर चला गया। मिहिका और विनी ने जब सागर को देखा तो वो जल्दी से उठे और सागर के लिए उन्होंने सोफे पर बैठने की जगह बनाए। सागर के बैठते ही मिहिका उसके चोटों को देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने राहत की सांस ली और कहा, सागर की बॉडी में जितनी भी चोटें आई है वो 1-2 हफ्ते में सही हो जाऊंगी। लेकिन अचानक से मिहिका शांत हो गई। उसको शांत देखकर अभय घबराई हुई आवाज में बोला, लेकिन क्या मिहिका? मिहिका ने जल्दी से अभय का हाथ पकड़ा और उसे घर के बाहर लेकर गई। बाहर जाते ही मिहिका सीरियस होकर बोली, सागर इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। रेड लाइट एरिया में उसे हद से ज्यादा ह्यूमिलिएट किया गया है, जिसके कारण वो सहम गया है। ये सुनकर अभय शांत खड़ा रहा। मिहिका अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोली, फिक्र मत करो अभय, सागर को मैं जल्दी से जल्दी सही करूंगी। ये सुनकर अभय थोड़ा सा रिलैक्स्ड हुआ। उसके बाद दोनों घर के अंदर चले गए। कुछ देर के बाद जब सागर नहाकर वापस आया तो मिहिका ने उसे एक दवाई दी और फिर उसे सोने के लिए कमरे में भेज दिया। उसके जाने के बाद अभय, शुभम, अंकित, विनी और मिहिका कमरे में जाकर बैठ गए।
इलाज लगभग पूरा हो चुका है। 1 हफ्ते के अंदर सागर ठीक हो जाएगा। बस उसे इमोशनली सही होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। मिहिका सबकी तरफ देखकर बोली। ये सुनकर अभय ने लंबी सांस ली और फिर अपनी जेब से पैसे निकाले और मिहिका को देते हुए बोला, अभी मैं सिर्फ 20,000 सिन कॉइन इकट्ठा कर पाया हूँ। आगे पैसे कमाने के लिए मुझे खुद के लिए एक जॉब ढूंढनी होगी। अचानक से सबको जोगेश की आवाज सुनाई दी, अरे अभय, नीचे आओ ना जल्दी। ये सुनकर अभय कमरे से बाहर निकला और ड्राइंग रूम में पहुंच गया। उधर उसने देखा कि जोगेश और उसकी पत्नी के अलावा सफेद शर्ट और सूट पैंट पहने उधर एक लड़का भी खड़ा था जो थोड़ा थोड़ा बारटेंडर जैसा लग रहा था। उस लड़के ने जब अभय को देखा तो वो एक्साइटेड होकर बोला, मुझे ऐसे ही लोग चाहिए अपने बार में। ठीक उसी वक्त वहां पर अंकित भी आ गया था। अपनी बात आगे बोलते हुए वो लड़का बोला, इनकी बॉडी भी अच्छी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बार में वेटर का काम कर सकते हैं। ये सुनकर जोगेश और लीलावती बहुत खुश हुए। अभय की तरफ देखकर जोगेश मुस्कुराते हुए बोला, अभय, इनसे मिलो, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये चंदन है, ये तुमको और अंकित को बार में काम देने को तैयार है। अभय को उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसी वक्त लीलावती बोली, अभय भैया, आज मुझे चंदन फ्रूट मार्केट में मिला। इससे जब मैंने काम की बात की तो इसने मुझे बताया कि इसको वेटर की जरूरत है और ये प्रतिदिन 250 सिन कॉइन देगा वेटर को। अभय, क्या तुम काम करना चाहोगे? अभय, अंकित और शुभम को वैसे भी काम की जरूरत थी, इसलिए अभय ने बिना ज्यादा सोचे काम करने के लिए अपनी हामी भर दी। चंदन को बहुत अच्छा लगा कि अभय ने काम करने के लिए हाँ बोल दिया, इसलिए वो मुस्कुराते हुए अभय से बोला, ठीक है, मैं तुम लोगों को कल रात 8 बजे बार में मिलूंगा। इतना कहने के बाद वो मुड़ा और जैसे ही बाहर जाने लगा उसे लीलावती रोकते हुए बोली, अरे इतनी जल्दी जाने लगे, खाना खा के जाओ। नहीं नहीं, थैंक यू, आज नहीं कभी और, अभी एक जरूरी काम निपटाना है, चंदन झट से बोला। ठीक है चंदन, कभी और आना खाना खाने, जरूर आऊंगा। ये बोलकर चंदन घर से बाहर निकल गया। जोगेश और लीलावती बहुत खुश थे कि अभय और उसके दोस्तों को नौकरी मिल गई। उन दोनों को देखकर अभय मुस्कुराते हुए बोला, मेरी नौकरी आप दोनों की वजह से लगी है, इसलिए आज से मैं भी घर के लिए महीने का खर्चा दूंगा। लीलावती के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, अब से हर कोई अपनी सैलरी से घर का खर्चा देगा। अभय ने अपना मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर मिहिका के कमरे में अंकित के साथ चला गया। जब मिहिका ने सुना कि अभय, अंकित और शुभम वेटर का काम करेंगे तो उसकी हंसी छूट गई। वो हंसते हुए बोली, अब नाइट फाइटर्स बनेंगे वेटर्स। मिहिका और विनी जोर जोर की हंस रहे थे। बहुत वक्त के बाद अभय ने मिहिका को मुस्कुराते हुए देखा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था मिहिका को मुस्कुराता हुआ देखकर। कुछ देर के बाद जब मिहिका को रियलाइज हुआ कि अभय के साथ साथ सबकी नज़र सिर्फ उस पर टिकी हुई थी तो वो फिर से शांत हो गई। मिहिका जब शांत हो गई तो अभय सीरियस होकर सबको बोला, मुझे उर्वशी ने बताया है कि हर्षित लाला शायद सिन सिटी में है। अभय फिर बेड से उठा और फिर दाएं बाएं चलते हुए बोला, अब सागर का मैटर खत्म हो चुका है, अब हमें जोरा और गौतम को ढूंढना भी है और हर्षित लाला को खत्म भी करना है। ये कहने के बाद अभय ने लंबी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, मैं भी जल्द से जल्द ठीक होना चाहता हूँ। शायद दुनिया मुझे कमजोर समझने लगी है, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि जो लगातार मुझे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं उनको मैं अफसोस और लाचारी ही देता हूँ। कमरे में सभी लोग अभय की बात ध्यान से सुन रहे थे। यहीं दूसरी तरफ एक लग्जूरियस रेस्टोरेंट के अंदर बख्तावर खाना खा रहा था और उसके आदमी रेस्टोरेंट के चारों तरफ तैनात थे। अचानक से सबको एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। सबने अपनी बंदूकें निकाल ली। कुछ सेकंड्स के बाद हेलीकॉप्टर रेस्टोरेंट के बाहर लैंड किया और उसके अंदर से मोहित दत्ता निकला। मोहित दत्ता के साथ साथ लिए 2 आदमी उतरे और सीधा
रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। बख्तावर ने जब मोहित दत्ता को देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, माशा अल्लाह, वेलकम बैक मोहित दत्ता। तुम्हें किसने बताया कि मैं सिन सिटी आने वाला हूँ? मोहित दत्ता गुस्से में बोला। मेरा आदमी चारों तरफ फैला है, कुत्ता भौंकता भी है तो मुझको पता चलता है। बख्तावर मुस्कुराते हुए बोला। मोहित दत्ता गुस्से में था। वो तेज आवाज में बोला, फिर तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि अभय भी यहाँ पर है। बख्तवार जोर से हंसते हुए बोला, हाँ, वो मुझसे मिलने के लिए भी आया था, पैसे भी मांग रहा था, 5 साल पहले जैसा था, उससे और ज्यादा गुस्से वाला हो गया। मेरा तो मन किया उसको मारने का, पर छोड़ दिया मैं उसे उसकी हालत देखकर। तुम्हें पता है कि उसकी ये हालत कैसे हुई है? मोहित दत्ता चिढ़ते हुए बोला। मेरे को नहीं मालूम, बख्तावर बोला। मोहित दांत पीसते हुए बोला, अभय ने कंटारा और मुकुंद के साथ साथ उनके आदमियों से लड़ाई की थी। उसने उस लड़ाई में मुकुंद को खत्म कर दिया था और कंटारा को बुरी तरह घायल। ये सुनकर कुछ पल के लिए बख्तावर की हंसी गायब हो गई, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम था कि अभय ने जिनको मारा था उनका खौफ दुनिया के खतरनाक क्रिमिनल और गैंगस्टर्स में था। कुछ देर सोचने के बाद बख्तावर जहरीली मुस्कान के साथ बोला, उन दोनों को तो मैं भी खत्म कर सकता था, मेरे सामने वो कुछ नहीं थे। और रही बात अभय की, वो मच्छर है मेरे सामने, उसे मैं मसल सकता हूँ। जिसको तुम मच्छर बोल रहे हो उसके पास 2 पावर स्टोन है। अरे नहीं नहीं, उसके पास 3 पावर स्टोन है। ये सुनकर बख्तवार चौंक गया। उसने आगे कुछ भी नहीं बोला। वहां से मोहित दत्ता अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर दोबारा कहीं और चला गया। रात के 9 बज रहे थे। अभय के साथ साथ सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। किसी ने भी पेट भरकर खाना नहीं खाया। मुझे माफ करना, आज घर में चावल नहीं है, मैं कल और चावल खरीदूंगी, लीलावती दुखी मन से बोली। अभय उन्हें देखकर मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, हम सभी का पेट भर गया है। सबको मालूम था कि अभय झूठ बोल रहा था, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं। अचानक से उसी वक्त घर के अंदर एक शर्टलेस आदमी आ गया। उसने अपने हाथ में शराब की एक बोतल और एक चिकन लेग पीस पकड़ रखा था। वो अभय की तरफ देखकर नशेड़ियों की तरह बोला, मैं तुझे ढूंढ रहा था, कैसे है बे तू? अभय ने जब ध्यान से उस आदमी को देखा तो उसे वो एक ताकतवर आदमी दिखा। उसने अपनी जेब में एक बड़ा चाकू भी रखा था और सबसे चौंकाने वाली ये थी कि उसकी छाती पर चोट का निशान था। उनके सीने पर बाएं कंधे से लेकर कमर और पेट तक एक लंबा निशान था। जोगेश ने जब उसे देखा तो वो गुस्से में उठकर बोला, चले जाओ यहाँ से, दिमाग मत खराब करो मेरा। जोगेश सीधा उस आदमी के पास खड़ा हो गया और उसे घर से बाहर धकेलते हुए बोला, दोबारा दिखे तो तोड़ दूंगा तुम्हारा शरीर, नशेड़ी कहीं का। उसको बाहर निकालने के बाद जोगेश ने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। अभय सीरियस होकर बोला, ये कौन था जोगेश भैया? अरे पूछो मत, इधर के लोग इसे माँ को बुलाते हैं, एक नंबर का बेवकूफ आदमी है, खुद को गैंगस्टर समझता है। इसके साथ 3 लोग और है। ये बेवकूफ आदमी अपनी गैंग बनना चाहता है। अभय तुम्हें आगे कभी दिखे तो इससे दूर रहना। जोगेश दांत पीसते हुए बोला। उतने में लीलावती उधर से उठी और जोगेश की तरफ देखते हुए बोली, काहे अपना दिमाग खराब करने में लगे हो, छोड़ो इसे, मैं बर्तन धोने जा रही हूँ, जिसको जिसको अपना बर्तन देना है वो रख दो। ये कहकर लीलावती किचन के अंदर चली गई। धीरे धीरे सब उठे और अपने अपने कमरे में सोने के लिए निकल गए। अभय भी अपने कमरे में कुछ देर सागर, हर्षित लाला और बख्तावर के बारे में सोचने के बाद सो गया। अगले दिन लगभग 6 बजे अभय जब उठा और जब कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि जोगेश का परिवार काम करने के लिए निकल चुका था। अभय ने जल्दी से अपने लिए बिना दूध की चाय बनाई और फिर उसके बाद योगा करने लगा। उसी दौरान मिहिका, अंकित, शुभम और विनी एक साथ मिलकर ब्रेकफास्ट लाने के लिए निकल गए थे। अब घर के अंदर सिर्फ अभय और शुभम थे। अचानक से घर के बाहर कोई दरवाजा खटखटाने लगा। अभय जो उस वक्त सूर्य नमस्कार कर रहा था,
वो हैरानी के साथ बोला, इस वक्त घर का दरवाजा कौन खटखटा रहा है?